आफियत होंगे। मुझे अंदाजा है कि सुबह से आप तमाम अहबाब मेरी वीडियो के इंतजार में होंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो चीजें आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि खासतौर पे आज का दिन सुबह से मुसलसल कॉल्स पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आ रहा है। हालांकि मैंने बारहा अहबाब से कहा है कि हर शख्स का मैसेज रिप्लाई नहीं हो सकता, हर एक से कॉल पे बात नहीं हो सकती। ये YouTube चैनल है ही इसीलिए कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज होगी तो इमीडिएटली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लिहाजा अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो बेहतर है, नहीं किया हुआ तो अभी कर ले, इसका बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी तो इसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड, मैं उन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे बेटे की शादी पे मुझे मुबारकबाद के पैगाम दिए, कॉल्स की, दुआएं की। आप तमाम अहबाब की दुआओं और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अब मैं आना चाहूंगा आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि आज नैब कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी थी और चूंकि जज जो है वो चेंज हुए हैं और आज फर्स्ट हेयरिंग थी। नए जो जज हैं उनका नाम है आजम खान साहब। वहां पे ज़ाब्ते की कार्रवाई हुई, चूंकि रेफरेंस फाइल हुआ है और उसके कोई 51 वॉल्यूम्स हैं और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती बस उसमें समझने के दुआ सलाम ही होती है, नाम पूछा जाता है, वेरिफिकेशन होती है और फर्द जुर्म आयद किया जाता है कि जी आपके ऊपर ये इल्जामात हैं। तो जो मुल्ज़मान होते हैं वो या तो उसका इकरार करते हैं या उसका इनकार करते हैं। तो बस वो एक प्रोसीजर आज अडॉप्ट हुआ। फिर उसके बाद सैफ रहमान खान न्याजी साहब की हेल्थ के बारे में भी एक एप्लीकेशन दी गई वहां पे। रीजन के चूंकि वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है और कंसर्न जज जो होता है वो कस्टोडियन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हवालाती है, जो भी मुल्जिम है वो जेल में किस हाल में रह रहा है। तो उनकी जितनी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो तमाम रिपोर्ट्स भी जज साहब के सामने सबमिट कर दी गई हैं और उसकी जो चूंकि वो एक ट्रायल कोर्ट है वहां पे ट्रायल होना है और अमूमन 14-15 दिन की डेट मिलती है ट्रायल के दौरान। तो उसकी जो डेट है वो है 29 मार्च की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक को एक्यूज्ड था सुहेल, जो आईटी का, जिसके ऊपर इल्जाम है कि वो आईटी के थे और बड़े अरसे से ही समझने के सैफ साहब के साथ ही वो अरेस्ट हुए थे, ऑलमोस्ट आगे पीछे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बच्चे की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन सैफ साहब का फैसला अभी भी पेंडिंग में है। मुंतजिर हैं, खुदा करे कि अभी खबर आ जाए, किसी भी वक्त आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, जजिस पे डिपेंड करता है। अब मैं आना चाहूंगा, जो मैंने सुबह ये गुजारिश की थी कि आज मुमकिन है कि मैं कुछ इंकशाफात करूंगा। वो इंकशाफात क्या है, आज से अगर कुछ 4-6 महीने पहले चले जाए और खास तौर पे अगर नवंबर के महीने की अगर आप मेरी वीडियोस निकाल के देखें तो उसमें मैंने खलाई मखलूक का जिक्र किया था, इंतहाई दुख के साथ किया था, इंतहाई दुख के साथ, कि वो खलाई मखलूक कहाँ है। और फिर वो टॉपिक बना, लोगों ने डिस्कस किया, लोगों ने पूछा, एक दूसरे से पूछा कि भाई वाकई वो खलाई मखलूक कहाँ है, उस खलाई मखलूक से मेरी मुराद क्या है। कि वो लोग कि जो जिस वक्त कंपनी चल रही थी वो कंपनी के स्याह सफेद के मालिक थे, करता धरता थे, बैंक से लेके क्रिप्टो तक, फिजिकल प्रोजेक्ट से लेके हर चीज वो जिसे कहते हैं ना फैसलाबाद का घंटा घर, कि तमाम पावर्स, तमाम अथॉरिटीज जिन लोगों के पास थी जो उसको एक्सरसाइज करते थे, जब बुरा वक्त आया तो वो कहां चले गए, क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों नहीं हेल्प कर रहे। और अगर आपको याद हो, इस हवाले से मैं और मलिक नवीद साहब, हमारी 2 मुलाकातें हुई थी सैफ साहब से जेल के अंदर ही, जिसमें हमने कहा था कि खुदारा हमें कुछ बताएं। और लेकिन माजरत के साथ आज भी
अगर मेरे पास कुछ बाखबर ज़राए की अगर खबरें ना होती तो मुमकिन है मैं आज भी इस टॉपिक को ना छेड़ता, लेकिन मैं आज बड़ा मजबूर होकर इस टॉपिक को छेड़ रहा हूं। सैफ साहब आप जानते हैं बहुत शरीफ आदमी हैं, शरीफ और नफ्स आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं। उनसे जब भी बात हुई उन्होंने कहा भाई मैं बैठा हूं, मुझसे बात करो, मैं मालिक हूं, मैं सब कुछ हूं। उन्होंने कभी भी किसी दूसरे शख्स के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दिया गया। अब हुआ क्या कि ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। लोगों ने यही समझा कि हाँ जी ठीक है जी, सैफ साहब तो किसी दूसरे के ऊपर तो कोई बात आने ही नहीं देते हैं। लकड़ हजम पत्थर हजम। अभी जब सैफ साहब की तबीयत खराब हुई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, वो दिन हम जानते हैं और हमारा रब जानता है कि क्या वो क़यामत खेज दिन थे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई जिंदगी दी। और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपको याद ही होगा कि क्या क्या बातें की थी कि ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे थे, टीरा कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने जब्त किया था। लेकिन जैसे ही सैफ साहब की तबीयत बहाल हुई, बेहतर हुए, तो फिर मैंने वो एक वीडियो शेयर की। वो एक ऐसी वीडियो थी जिसने बहुत सारे लोगों के ज़मीर, जो सोए हुए ज़मीर थे, वो जगा दी। और वो ज़मीर जागने के बाद हुआ क्या कि जिस खलाई मखलूक की मैं बात करता हूं, उस खलाई मखलूक का ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से है। और उकाड़ा के ही उसी खलाई मखलूक की टीम के कुछ लोग नैब में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या थे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं यहां एक चीज और भी आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं ये जितनी बातें भी आपसे कर रहा हूं, मैं ये अपने लेवल पे आपसे कर रहा हूं, जो कि मुझ तक जो इंफॉर्मेशंस पहुंची हैं। मुमकिन है सैफ भाई से बात हो तो वो जैसे होता है ना हस्बे रवायत, उन्होंने एक ही बात करनी है कि जी मैं हूं ना, तो वो लोगों को जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो इंकशाफात मुझ तक पहुंचे हैं, मैं अपना अखलाकी फर्ज बनता हूं, अखलाकी फर्ज समझता हूं कि मैं आपके साथ वो तमाम चीजें शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए है। वो लोग जो कि आईटी टीम के मेंबर्स थे जिन्होंने नैब से राब्ता किया, उन्होंने जाके वहां पे क्या चीजें बताई। उन्होंने कहा जी B4U के सीईओ साहब जो थे सैफुर रहमान खान नियाजी साहब, वो तो कुछ भी नहीं थे। इस कंपनी के पीछे असल अगर कोई मास्टरमाइंड था तो वो कौन था? वो था मिस्टर तौसीफ आमिर लखवी साहब। तमाम लीडर हजरात जानते हैं कि वो आईटी के भी उनके पास थी, बैंक्स उनके पास थे, प्रॉपर्टीज उनके पास थी, हर चीज उनके कंट्रोल में थी, इंक्लूडिंग वेबसाइट। Hey, good looking. What you got cooking? आओ आज कुछ बनाए हम भी। कहते हैं कि वो आईटी हेड भी कोई समझता था, कोई उनको कंट्री मैनेजर समझता था, कोई उनको मैनेजिंग डायरेक्टर समझता था। और उन्होंने जाके जो नैब में जो कहा है, उन्होंने ये कहा है जी आप सिर्फ सैफ साहब के पीछे पड़े हुए। मास्टरमाइंड तो कोई और था, और सिर्फ मास्टरमाइंड वो नहीं थे, उनके एक भाई, उसके बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि उनका नाम हबीबुल्लाह है, जो कि कॉमेट ट्रांसपोर्ट और रहमान डेयरी फार्म्स, ये इसके मैनेजर्स भी थे। और ये सारा कुछ इन्हीं खलाई मखलूक, इन्हीं लोगों के ही नाम पे है और उन्हीं के ही जेरे कब्जा है। वही लोग ही इसको पहले भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। इसी तरीके से तौसीफ साहब के कुछ भाई हैं, उनका नाम है अबू जर। वो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, न्याजी पेट्रोलियम है, कोल्ड स्टोरेज है,
दीपाल पुर ओकाड़ा वाली साइड पे जितनी एग्रीकल्चर लैंड है वो भी सारा कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है और वही सारा कुछ करते हैं। और सेम उन्होंने एक और वहां पे स्टेटमेंट दी जो कि इंकशाफ उन्होंने किया है और वो बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है कि तौसीफ आमिर साहब जो आज दिन तक क्रिप्टो की बात हो रही थी कि क्रिप्टो वॉलेट हो गया और बीटीसी हो गए और यूएसडीटी वगैरह जो कुछ भी था, ये सारा कुछ तौसीफ आमिर साहब ही हैंडल करते थे। और कोई उन्होंने कोई 5 लाख यूएसडीटी का भी कोई सिलसिला किया था और वो करने के बाद वो दुबई चले गए। उन्होंने ही वहां पे कहा कि जी क्या नाम उसका, जितनी एक्टिवेशन फीस थी वो भी तौसीफ आमिर साहब के पास थी, सारा कुछ उनके पास था। इसी तरीके से उनके कोई कजन है या भाई है, तलहा उनका नाम है, कि एग्रोजिम और पेस्टिसाइड फैक्ट्री ये सारी जो चीजें थी ये उनके हैंड ओवर थी। और किस्सा मुख्तसर जो इंकशाफात हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के और बड़े भयानक और बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात है। मैं यकीन करें कि बड़ी दफा निजी महफिलों में, अपने अहबाब की महफिलों में, टॉप लीडरशिप के सामने भी मैं ये मुद्दा रख चुका था कि मैंने कहा भाई जितना मैं उस शख्स के बारे में सुनता हूं मुझे तो लगता ही है कि वो मास्टरमाइंड है और हो सकता है कि सैफ रहमान खान न्याजी जस्ट उनका एक फ्रंट मैन हो, क्योंकि भाई फेस आपका यूज करना बाकी हम जाने और आपका काम जाने, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो फिर वो कहां चले गए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, आज भी है। फिर वही तौसीफ आमिर साहब जब वो दुबई शिफ्ट हो गए, उनके बारे में इंकशाफ ये हुआ कि उन्होंने कॉमेट बस सर्विस से ही, कोई खातून थी उससे दूसरी शादी भी की। अब इसमें किस हद तक सदाकत है वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली जो है उसको शिफ्ट कर लिया दुबई में। वहां पे उन्होंने लग्जरियस किस्म का कोई घर परचेज किया है, लग्जरियस किस्म की उन्होंने गाड़ियां परचेज की हैं और वो अपनी लाइफ वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जो कि नैब को इन्फॉर्म किया गया है कि भाई असल शख्स वो है, अगर कोई बरामदगी करनी है, कोई कुछ करना है तो उससे बात करें। अब देखना यह है कि नैब इसके ऊपर क्या काम करती है, लेकिन बात सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं होती। जब सैफ साहब का ये केस चल रहा था और बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे और डिफरेंट लीडर्स से सैफ साहब और उनकी वालदा का नाम पता किया। उन्होंने कहा जी हमारे पास पीर साहबान है, हमारे पास बुजुर्ग हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो हिसाब किताब करेंगे तो जी वो बताएंगे। तो जब उनका नाम, उनकी वालदा का नाम बताया गया तो लोगों ने काफी बातें की। अब बहरहाल कुछ लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि यही लोग जो नैब में गए, जिन्होंने जाके ये सारे इंकशाफात किए इस खलाई मखलूक के लिए, उन्होंने कहा कि जी हमारे पूरे गांव को पता है कि ये वो ग्रुप है जो 2 काम कर रहा है। जो भयानक इंकशाफ है वो क्या है कि ये वो ग्रुप है जो भरपूर कोशिश कर रहा है, आज भी उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से सैफ रहमान खान न्याजी को साल हर साल जेल में रखा जाए। जब भी उसकी कोई जमानत की कोई मूवमेंट बने तो उसकी भरपूर तरीके से कोई ऐसा तरीकाकार अख्तियार किया जाए कि उसकी मुखालफत की जाए। और उन्हीं लोगों ने ही इंकशाफ किया कि ये जो 4-5 नाम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ आमिल हजरात से सैफ रहमान खान न्याजी साहब पर काला जादू करवा रहे हैं। और उनका टारगेट ये है कि ना तो ये जेल से बाहर आ जाए, और दूसरी चीज जिंदगी और मौत रब ताला के हाथ में, बकौल उनके कि इनको काले जादू के जरिए जेल में ही मरवा दिया जाए। ये वो बातें थी जब मुझे पता चली तो मुझे यकीनन आप अंदाजा कर सकते हैं मेरी ये गुफ्तगू सुनने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या सोच हो सकती है कि एक ऐसा शख्स कि जिसने हमेशा ये कहा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल,
उस शख्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ा, उसने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जिन लोगों को प्रोटेक्ट करता रहा उन लोगों ने उसके साथ क्या किया और आज वो कहां पर हैं। और जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि उनकी आज भी भरपूर कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी किसी न किसी तरीके से सैफ साहब की बेल जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए है। तो ये है सूरत अहवाल। मजीद अगर कोई मेरे पास फर्दर भी कोई इंफॉर्मेशन आई तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा, और मैं सैफ भाई से भी माजरत इसलिए चाहूंगा कि जब मेरे नोटिस में ये कोई आज से कोई 4-6 महीने पहले जब चीजें आई, मैं मलिक नवीद साहब हम 2 दफा गए, हमने जाके यही बात की, इसी खलाई मखलूक का हमने रोना रोया कि जिनको आप अपना मुखलिस समझ रहे हैं हमारी नजर में वो आपके मुखलिस नहीं हैं। लेकिन उस शख्स ने कहा कि नहीं, आप लोग सब्र करें, आप देखें। लेकिन अब जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो फिर इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करना पड़ी। और आखिरी बात सिर्फ इतनी कि चूंकि आज नैब कोर्ट में रेफरेंस तो 6 लोगों के अगेंस्ट दायर हुआ, लेकिन वहां पे मौजूद सिर्फ 2 लोग थे। यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बाकी 4 लोग कहां हैं और उनके अगेंस्ट क्या क्वेश्चन हुआ। मजीद कोई फर्दर अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।